अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने इससे पहले पिछली वीडियो में ये देखा कि जो बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले करंट एसेट था, फिर उसके बाद फिक्स एसेट एंड अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स थे। तो यही अब दूसरी साइड है बास्केट वंडर्स की। बेसिकली अगर एसेट लेफ़्ट साइड पे हैं तो लाइबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटीज़ राइट साइड पे आती हैं, लेकिन चूँकि यहाँ आपको समझाने के लिए पहले उसने एसेट साइड आपको एक्सप्लेन की और उसमें आने वाली मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो थे उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि आपको बैलेंस शीट साइड की अब लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी साइड अब आपके सामने है। तो उसमें ये मुख्तलिफ आइटम्स हैं, हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आपके पास सबसे पहले टॉप के ऊपर यहाँ पे नोट्स पेबल है, ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। फिर उसके बाद आपके पास अकाउंट्स पेबल हैं, अक्रूड टैक्सेस वगैरह हैं, अदर अक्रूड लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। इनका टोटल जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है इन दी शेप ऑफ, यहाँ आपके सामने है ये करंट लाइबिलिटीज़। नोट पेबल्स होता ही है कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ इशू की होती हैं। तो ऐसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जिनका आपको डेट पे करना है विद इन फ्यू डेज़ मतलब विद इन ईयर्स, तो वो आपका नोट्स पेबल है। अकाउंट पेबल्स, जिस तरह आपने लोगों को क्रेडिट सेल की होती है, इस बाज़ दफ़ा आपने जो आपकी कंपनी ने परचेजेज़ की होती हैं वो भी क्रेडिट परचेजेज़ होती हैं, यानी कि उनमें से कुछ पेमेंट्स अभी ड्यू होती हैं जो आपने करनी है, तो इन्हें अकाउंट पेबल्स कहते हैं। ये आपकी लाइबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म। अक्रूड टैक्सेस हैं, मतलब टैक्सेस आपके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं लेकिन अभी आपने पे नहीं किए, तो जब तक हम पे नहीं करेंगे, जब पे कर देंगे तो एक्सपेंस बन जाएगा, और जब तक पे एबल है यानी कि वो हमारी आउटस्टैंडिंग है तो वो अक्रूड टैक्सेस के नाम पे हमारी करंट लाइबिलिटीज आउटस्टैंड हो जाएगी। अदर अक्रूड लाइबिलिटीज़ और बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे वेजेस हैं या सैलरीज़ हैं, वो परफॉर्म कर दिया वर्क लेबर ने लेकिन अभी सैलरी उन्हें पे नहीं की गई, तो ऐसी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको हम अदर अक्रूड लाइबिलिटीज़ के अंदर ले जाएंगे। तो ये सारी हमारे पास थी करंट लाइबिलिटीज़। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग टर्म डेट। ये लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास है ये 530 का। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर वाली जो थी यहाँ तक ये सारे जो एलिमेंट थे, ये करंट लाइबिलिटीज़, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो ये दोनों हमारे पास हो गई लाइबिलिटीज़। इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी 500 की करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट 530 का। टोटल हमारी लाइबिलिटी हो गई 1030 की। इसके नीचे दूसरा पार्ट आ जाता है, ये है शेयर होल्डर्स एक्विटी। ये बेसिकली ओनर्स एक्विटी भी इसको बोलते हैं। इसमें सबसे पहले कॉमन स्टॉक आ गया जो हमारा पेड अप कैपिटल है, उसके अलावा पेड इन कैपिटल। कॉमन स्टॉक बेसिकली जो है वो, उसके अलावा एडिशनल पेड अप कैपिटल, बाद में भी कोई कैपिटल इशू किया जा सकता है, या इन एडिशन में आपका जो शेयर है वो प्रीमियम पे सेल हुआ तो वो एडिशनल पेड इन कैपिटल हो सकता है। रिटेन्ड अर्निंग्स ये थर्ड पार्ट पे है, या ये बेसिकली क्या है, ऐसी इनकम्स हैं कंपनी ने जो अर्न करती रही है लेकिन वो प्रॉफिट के शेप में सूरत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई, डिविडेंड की शेप में, वो अभी बिजनेस ने अपने पास हेल्ड किया हुआ है। ऐसी रिटेन्ड अर्निंग को भी हम क्या करते हैं कि अपनी शेयर होल्डर्स एक्विटी का पार्ट बनाते हैं। तो ये तीन चीज़ें थी, इन तीन चीज़ों को टोटल करें तो ये हमारे पास इनका जो सम आ रहा है वो है 1139। ये हमारी जो है एक्विटी की वैल्यू है। ऊपर ये दो चीज़ें जो थी, ये लाइबिलिटी थी, ये ओनर्स एक्विटी है, तो इनका जो टोटल सम आया वो 2169 है। ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ प्लस एक्विटी हैं। अगर हम बैलेंस शीट की पिछली स्लाइड पे जाएं, जो हमारी टोटल एसेट साइड थी, तो हमने देखा था कि टोटल एसेट साइड पे भी जो हमारा टोटल आ रहा था वो $2169 ही था, और इस साइड पे भी जो हमारे पास टोटल आ रहा है वो भी हमारे पास सेम टोटल है। तो ये क्या चीज़ शो कर रही है कि हमारी टोटल एसेट इज़ इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटीज़। तो हमारी दोनों साइड का जो टोटल है वो बराबर आ गया। ये दोनों चीज़ के टोटल के बराबर होने का मतलब ये है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई हैं वो एक्यूरेट हैं, उनमें एक्यूरेसी है। तो इसमें भी कुछ टर्म मज़ीद इसने एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। ए पॉइंट पे उसने हमारे पास मेंशन किया हुआ है नोट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस एक्विटी, यानी कि जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल था, ये जो टोटल है, अगर आप इसको पिछली स्लाइड में जाके देखें तो टोटल एसेट्स जो थे, ये टोटल एसेट्स जो पिछली स्लाइड के एंड पे टोटल आया था वो टोटल, और ये टोटल जो इस स्लाइड के एंड पे आया है जो कि
टोटल है लाइबिलिटीज़ प्लस एक्विटीज़ का, ये इस स्लाइड का टोटल है। पिछली स्लाइड में जो एसेट्स का टोटल था दोनों इक्वल है 2169। तो वो क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं वो बराबर हैं लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी के। ये बेसिक प्रिंसिपल और फार्मूला है अकाउंटिंग का, ये दोनों बैलेंस होती हैं साइड है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए था। पॉइंट बी पे उसने व्हाट बास्केट वंडर ओड एंड ओनरशिप पोजीशन, मतलब यहाँ बास्केट वंडर की क्या लाइबिलिटीज़ हैं वो ओड कर, मतलब उसने पेएबल है, उसकी पे करनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट की इस लाइबिलिटी साइड से मिलेंगी। ठीक है, प्लस ओनरशिप पोजीशन, ये ओनरशिप पोजीशन भी बता रहा है कि बिज़नेस के ऊपर कितनी लाइबिलिटी है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमने जो भी बिज़नेस ओनर कंट्रीब्यूट करता है बिज़नेस में उसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है तो ये भी बिज़नेस की लाइबिलिटी, लेकिन जो लाइबिलिटी ओनर्स की तरफ से स्पेसिफिक हो, जो ओनर्स की कंट्रीब्यूशन होती है उसको हम एक्विटी का नाम देते हैं। तो ये बास्केट वंडर की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ओ कर रही हैं, और जो दूसरी उसकी ओनरशिप पोजीशन है वो दोनों बैलेंस शीट की इस लाइबिलिटी साइड पे हमें क्लियर होती हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं ओड टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो चीज़ थी हमारी अकाउंट पेएबल, इसके ऊपर आप देखें सी भी लिखा हुआ है, सी पे वो एक्सप्लेन कर रहा है ये वो लाइबिलिटीज़ हैं जो हम अपने सप्लायर्स को हमने पेमेंट्स करनी है उनकी गुड या सर्विसेज की। ठीक है, फिर हमने ये डी दिखा था अदर क्रूड लाइबिलिटीज़, तो उसमें उसने लिखा है अनपेड वेजेस सैलरीज एटसेट्रा, ये जो चीज़ है ये डी जो लिखी हुई है ये बेसिकली अनपेड सैलरीज और वेजेस वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, डेट पेएबल लेस देन 1 ईयर, टोटल ये जो हमारा पोर्शन था जिसे हमने करंट लाइबिलिटीज़ का, ये सारा पोर्शन ये करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर ई लिखा हुआ है, ये ऐसा पोर्शन है जो हमें विद इन 1 ईयर पे करना है। तो डेट पेएबल लेस देन 1 ईयर, जिसकी लाइबिलिटी की मैच्योरिटी 1 साल से कम रह गई है उसको हम करंट लाइबिलिटीज़ में डाल लेंगे, और जिसकी लाइबिलिटी 1 साल से ज़्यादा, जैसे ये लॉन्ग टर्म डेट है एफ लिखा हुआ है इसके आगे, ये एफ पॉइंट को एफ पॉइंट से मिलाएं। ये लॉन्ग टर्म इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसको हमें 1 साल से ज़्यादा पीरियड में पे करना है, इसलिए इसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, ये है जी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉमन स्टॉक जो है ये जो है एडवांस डॉलर 200 रुपीज़ की, ये जी लिखा हुआ है, ये बेसिकली ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है जो ओनर्स ने जब फर्स्ट टाइम इस कंपनी को बनाया गया, जो कैपिटल रिक्वायर्ड था वो कंपनी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, इसको हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और जो एच है रिटेन्ड अर्निंग्स, ये वाली पॉइंट जो है रिटेन्ड अर्निंग्स एच, ये वो अर्निंग्स हैं बिज़नेस की जो बिज़नेस ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की बल्कि बिज़नेस में ही इन्वेस्ट कर दी। तो ये सारी उसने हमें मुख्तलिफ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दी है एसेट्स और लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि बैलेंस शीट क्या चीज़ है। बेसिकली बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, और फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट में, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि जब उसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो अगर उसका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है तो 31 दिसंबर को स्पेसिफिकली उस डेट को जो भी हमारे पास करंट एसेट्स थे लॉन्ग टर्म एसेट्स थे हम उनको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करेंगे, और जो उस दिन में हमारी पर्टिकुलर करंट लायबिलिटीज़ थी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ थी या ओनर इक्विटी को, उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। और जब ये दोनों आमने सामने राइट एंड लेफ्ट होती हैं इक्वली, और जब इनकी टोटल करते हैं तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी आती है। तो ये तो थी हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बैलेंस शीट के बारे में। आप बुक पे देखेंगे तो सेम आपको इसी तरह की एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ये आपके सामने अब दूसरी स्टेटमेंट आ गई, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है, इसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, ये आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। ठीक है, कि आपकी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितनी परफॉर्मेंस, कितनी अर्निंग शो की है, उसकी क्या पोजीशन रही है। तो ये क्या होता है, एक पीरियड पे कंप्राइज होती है। अब बैलेंस शीट एज ऑन स्पेसिफिक डेट होती है तो ये फॉर द पीरियड होती है। अब इसमें आप इसका टाइटल देखें अगर, बास्केट वंडर स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स इन 1000, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स इसे कह सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कह सकते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2003, ये फॉर द ईयर है पूरे कंप्लीट। इसमें आप देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट है नेट सेल्स, यहाँ आप इसको देख सकते हैं, ये नेट सेल है। उसमें से जो चीज़ें हमने बेची उनकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या थी और हमारे पास ग्रास प्रॉफिट क्या आया। फिर ये है सेलिंग जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उनको माइनस किया तो एबिट आ गया। एबिट क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
फिर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, फिर इनकम टैक्सेस को माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। इसके बाद अगर कहीं हम अप्रोप्रिएशन करना चाहें, अप्रोप्रिएशन का मतलब हम प्रॉफिट देना चाहें, कोई स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना चाहें तो वो हम सारे क्रिएट करते हैं, रिजर्व वगैरह। अगर डिविडेंड देना चाहें तो डिविडेंड पे करते हैं, इस इनकम स्टेटमेंट में डिविडेंड पे किया गया। तो नीचे जो हमारे पास पोर्शन बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स में से, जो हम अप्रोप्रिएशन कर दी, जो हमारे पास